जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो टेलीकम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन के दो पार्ट्स है ना, उनको डिस्कस कर रहे थे। आज मैं एज सच आपको नहीं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक, जो जो पीछे रैंडमली चीजें रह चुकी हैं मैं ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करूंगा। तो जितना होगा देखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे वो जैसे AF IF RF क्या होता है, फिर डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, फिर जो आपका पल्स मॉड्यूलेशंस में जो 3 टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एप्लीकेशन जो है AM और FM की डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे एक दो टॉपिक और हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं साथ साथ जैसे हिट्रोडाइन हो गया, वो साथ साथ मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आज का देखो, अब टाइम आपका कम ही है, साथ में MCQ सेशंस भी आ रहे हैं और साथ में चीजें भी आ रही हैं, और आप भी अपने लेवल पे जो जो चीजें आपको सिलेबस के सामने लग रहा है कि अभी तक हमने यहाँ से नहीं डिस्कस करी है, वो भी अपने एंड पे कोशिश करो कहीं से पढ़ने की। खास करके टेलीविजन वाला कंपोनेंट, ठीक है, वो साथ साथ देखना शुरू कर दो कहीं ना कहीं से। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो कम्युनिकेशन में। सबसे पहला टॉपिक है, आपके सिलेबस में मेंशन है, अगर आप देखोगे AF IF और RF, ठीक है, ये 3 चीजें आपने पढ़नी है, ठीक है। इसी के साथ सुपर हिट्रोडाइन जो है रिसीवर जो है वो भी इसी के साथ एसोसिएटेड है। देखो, AF स्टैंड फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी, क्या ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। IF स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। और RF स्टैंड फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी, RF स्टैंड फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी यार कुछ नहीं है। जब मैं आपको मॉड्यूलेशन पढ़ा रहा था, मैंने आपको बोला था कि एक लो सिग्नल होता है, उसको हाई सिग्नल पे रख के हम भेजते हैं। तो ये जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होता है, ये आपका लो सिग्नल होता है, समझ लो, ठीक है। बैंड सिग्नल, लो सिग्नल। ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिनकी रेंज, जिन फ्रीक्वेंसीज की रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। सर ऐसा क्यों सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज वाले ऑडियो फ्रीक्वेंसी में क्यों आते हैं? क्योंकि ये ऐसे सिग्नल होते हैं जो हमें ऑडिबल, ऑडिबल मतलब जो सुनाई देते हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग को एक जो सुनाई देने वाले सिग्नल्स है, मतलब जो उनको समझ आ सकता है, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में लाई करता है। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो क्या होता है, एक तो लो सिग्नल है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल वो सिग्नल्स होते हैं जो ऑडिबल है ह्यूमन ईयर को, ठीक है, और इनकी जो वो है रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ पता क्या होता है, इधर ही साथ साथ आप मैं चीजें आपको ऐसे करके बताऊंगा कि आपने जस्ट रिलेट करनी है। देखो बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ होता है आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अगर किसी कोई रेंज है उसका डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी है, 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 किलो हर्ट्ज का मतलब है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इसमें से मैं 20 हर्ट्ज को माइनस कर देता हूं, तो ये मेरी बन जाएगी बैंडविड्थ। तो अगर आप 20,000 हर्ट्ज में से 20 हर्ट्ज को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 19,980 हर्ट्ज, ठीक है। तो इतनी आपकी क्या होगी, ऑडिबल रेंज जो है आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ इतनी है। मतलब इसकी लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 20,000 ही मान लेते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 किलो हर्ट्ज ही आपकी बैंडविड्थ होती है किसकी, ऑडिबल रेंज की। तो आई होप आपको बैंडविड्थ का कंसेप्ट भी साथ साथ समझ आ रहा है। तो एक तो हमने पढ़ा ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी वो होती है, वो फ्रीक्वेंसी जो ऑडिबल है ह्यूमन ईयर को 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। और मैंने आपको बैंडविड्थ आपके सिलेबस में मेंशन है, उसका कंसेप्ट भी थोड़ा समझा दिया। अब आपने क्या करना है, आपने अभी गूगल में देखना है कि बैंडविड्थ डिफरेंट चीजों की कितनी होती है। फॉर एग्जांपल टीवी सिग्नल की कितनी होती है, टीवी सिग्नल की मेगा हर्ट्ज में होती है, ठीक है। अब आपने ये देखना है बेसिकली किसकी बैंडविड्थ कितनी होती है, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये अभी आप सर्च आउट करोगे। तो आई होप ये आपको समझ आ गया। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी देखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हाई फ्रीक्वेंसी वाली हैं, इसलिए हम लो सिग्नल को इस रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव के ऊपर, ये एज अ कैरियर वेव काम करेगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव कैरियर वेव काम करेगा, क्योंकि ये एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है और इस पे हम ये लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल रखेंगे और ये इसको कैरी करके ले जाएगा। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव आप याद कर लो, इनकी रेंज जो है मान लो 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 3 किलो हर्ट्ज से लेकर इनकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 300 गीगा हर्ट्ज तक होती है। 300 गीगा हर्ट्ज। सर हमें नहीं पता किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज क्या होता है यार, ये भी याद कर लो। 1 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, किलो मतलब होता है 1000, तो 1 किलो हर्ट्ज का मतलब 1000 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, पहले ही लेक्चर में बताया था, पहले दूसरे में। फिर इसके बाद आप याद कर सकते हो मेगा हर्ट्ज। एक मेगा हर्ट्ज का मतलब होता है 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक है। 10⁻6 मतलब यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो और आ जाएंगे। फिर एक गीगा हर्ट्ज का मतलब होता है 10⁹9। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो टेलीविजन है ना, वो मेगा हर्ट्ज पे हो रहा होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन भी आपकी कहीं ना कहीं मेगा हर्ट्ज में होती है। अब गीगा हर्ट्ज में जैसे अपलोडिंग डाउनलोडिंग ऐसे कल देखा था, तो ये गीगा हर्ट्ज में होता है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी आपकी
गीगाहर्ट्ज में भी तक जाती है। तो 3 किलोहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज की अगर मैं बात करूं, वो जो आती है रेंज आती है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज में आ जाती है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसीज में आ जाती है। ठीक है, इसको इनके लिए इससे क्या क्या कर सकते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है, सेल फोन, सैटेलाइट ट्रांसमिशन, ये सारी रेडियो फ्रिक्वेंसी के बीच में होती है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी क्या होती है? देखो, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी कुछ नहीं है। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो है ट्रांसमीटर में भी हो सकती है और रिसीवर में भी हो सकती है। ट्रांसमीटर मतलब जहां से हम सिग्नल को भेज रहे हैं, और रिसीवर जहां से हम रिसीव करें, दोनों में हो सकती है। बट ज्यादातर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कहां पर यूज होती है? रिसीवर में यूज होती है। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने सिग्नल भेजा ना, ट्रांसमीटर से मैंने सिग्नल भेजा, और रिसीवर जब एंटीना इस सिग्नल को पकड़ेगा, इस सिग्नल में क्या है, एक कैरियर सिग्नल जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में है, कैरियर सिग्नल, उसके ऊपर हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, उसके अंदर हमारा ओरिजिनल सिग्नल। अब इस हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को हमारा जो एंटीना है वो पकड़ लेगा, बट इस हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को हम पहले कन्वर्ट करते हैं, यही हेट्रोडाइन है बेसिकली, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में। किस में कन्वर्ट करते हैं? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। क्योंकि इंटरमीडिएट, देखो हाई फ्रीक्वेंसी तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसीज में बड़ी ऐसे इश्यूज होते हैं, आप नॉइज कैंसिलेशन वगैरह सब अच्छे से नहीं कर सकते हो, उसमें से उसको हम पहले कन्वर्ट कर देते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में, और फिर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को हम से ओरिजिनल सिग्नल अपना उठा लेते हैं जो हमें चाहिए होता है, और उसको हम फिर सुन लेते हैं। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एग्जाम में आए, इट इज द फ्रीक्वेंसी दैट लाइज बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी के बीच में लाई करती है। जैसे ऑडियो सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी के बीच में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी लाई करती है। और जब भी हम रिसीव कर रहे होते हैं सिग्नल, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे क्रिएट होती है? जो आपका कैरियर सिग्नल है ना, उसको एक देखो, एक आपका यहां से कैरियर सिग्नल जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है, उसको लोकल ऑसिलेटर सिग्नल के साथ क्या कर देते हैं, लोकल ऑसिलेटर सिग्नल के साथ इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स कर देते हैं। ये याद कर लेना बस। अब इन डेप्थ इसकी डायग्राम वगैरह में नहीं जाऊंगा। तो आपका जो कैरियर सिग्नल आ रहा है, उसको आप मिक्स कर देते हो किसके साथ? जो लोकल ऑसिलेटर सिग्नल होता है। इसी प्रोसेस को हेट्रोडाइंग कहते हैं। ठीक है, हेट्रोडाइंग प्रोसेस में क्या कर देते हैं, एक हमारा कैरियर सिग्नल को लोकल ऑसिलेटर सिग्नल में जो है मिक्स कर देते हैं, और उन सिग्नल दोनों के हाई और लो सिग्नल के डिफरेंस, फॉर एग्जांपल हाई सिग्नल जो था और सबसे लो सिग्नल जो है मॉड्यूलेटिंग, इनके डिफरेंस में से एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है। इसी को बीट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और ये बीट मैच हो जाती है, ट्यून हो जाती है, और हमें इसी की बाद में से हम ओरिजिनल सिग्नल अपना उठा लेते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं बताया यार, जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि एक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है इजीली, एक है रेडियो फ्रीक्वेंसी जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। एक जब हम रिसीवर में रिसीव करते हैं सिग्नल, तो हम क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी को, जो कैरियर सिग्नल है हमारा, उसको लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करके एक इंटरमीडिएट सी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, जिसको बीट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ताकि हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो इजिली वहां से निकाल के हम जो है ओरिजिनल आवाज को सुन सकते। ठीक है, तो ये तीनों कंसेप्ट आपको AF, IF, RF के समझ आ गए होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब आपके सिलेबस में एक और चीज मेंशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होती है उसकी, जो AM है और FM जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इनकी जो है ये पूछा है कि इनकी क्या क्या इनके फायदे हैं। ठीक है, तो कहां कहां ये यूज होते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बेसिकली हम कहां कहां यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहां कहां यूज होता है? देखो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब आपको मैंने पढ़ाया था, मैंने सबसे बड़ी बात आपको बताई थी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है उसमें हम एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करते हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ठीक होता है। तो किसके लिए यूज होता है? ये ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। तो जब भी आपको लॉन्ग डिस्टेंस करनी हो ट्रांसमिशन, तो आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज करोगे, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस मतलब रेडियो में भी पहले ये बहुत यूज होता था, लॉन्ग डिस्टेंस जो रेडियो ट्रेवल करवाना हो तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कहां पर यूज होता है? जैसे आप समझ लो म्यूजिक की बात हो रही है, ठीक है, मतलब जहां पर नॉइस आपको कम चाहिए। देखो, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अपनी आवाज ही पहुंचानी है दूर तक, तो आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज कर लो। बट अगर आपने म्यूजिक की तो सूथिंग आवाज होनी चाहिए, तो अगर वही उसी में खराब आवाज आएगी तो फिर थोड़ी काम चलेगा। तो म्यूजिक ऐसी आवाज के थ्रू जाना चाहिए जिसमें नॉइस बहुत कम हो, और मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइस वाला इशू बहुत कम होता है एज कंपेयर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होता है। बट अगर म्यूजिक और में वगैरह लेके जाना है, आप जो आप FM रेडियो सुनते हो म्यूजिक के लिए,
उसमें हमारा एफएम यूज होता है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर जो एयर ट्रैफिक सिस्टम होता है, एयर कंट्रोल सिस्टम होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एयर कंट्रोल में बात करते हैं वो अपने पायलट्स वगैरह, तो वो किसका यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब आप बोलोगे उनको क्या सही आवाज सुनने की जरूरत नहीं है, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तो नॉइस का इशू बहुत होता है भाई। ये भी तो सोचो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसलिए यूज की जाती है क्योंकि जहाज बहुत दूर से आ रहा होता है और उसने अपने जो वहां पर हेडक्वार्टर है उसके साथ कम्युनिकेट करना होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो बेटर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एयर कंट्रोल सिस्टम में भी आप क्या याद करोगे, किसका यूज किया जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही यूज किया जाता है, ठीक है। ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग में अगर लॉन्ग वेव मैंने बता दिया, अगर लंबे दूर तक जो है मीडियम और लॉन्ग वेव में अगर ऑडियो आपको भेजना है तो भी आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज कर सकते हो। और जैसे मेडिकल रिसर्च में भी हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज हो, तो मतलब जब भी आपको लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा यूज करना है और नॉइस का इतना इशू नहीं है बट आपको लॉन्ग डिस्टेंस मायने रखता है तो आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करोगे। और जब आपका लॉन्ग डिस्टेंस मायने नहीं रखता बट आपका, देखो ना एफएम अब डिफरेंट एरियाज में एफएम वालों के होते हैं, क्यों, क्योंकि उनका एक रीजन होता है, उस रीजन के बीच में वो अच्छी नॉइस क्वालिटी दे सकते हैं। बट अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला होगा वो बहुत दूर तक जाएगा बट नॉइस क्वालिटी में उसमें कंप्रोमाइज होगा। तो एफएम के लिए आपने याद कर लिया, एक आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो अच्छा होता है यहाँ पर, इसमें म्यूजिक और म्यूजिक अच्छा जाता है और नॉइस की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एफएम में सिग्नल टू नॉइस रेशियो अच्छी होती है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो अच्छी होती है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो होने का मतलब आपका सिग्नल ज्यादा जाता है और नॉइस कम, और इस केस में सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो अच्छी नहीं होती, मतलब यहाँ पे सिग्नल कम जाता है और नॉइस ज्यादा जाती है एएम में, तो ये चीज आप याद कर लेना, ठीक है। और कुछ सैटेलाइट जो है वो भी एफएम का यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको टीवी और वीडियो सिग्नल्स भेजने हो तो आप टीवी में जो ऑडियो सिग्नल्स भेजने हो तो वहां पर भी आप एफएम का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी इसका एक हेल्पफुल है। जैसे क्लासरूम हो गया, एफएम सिस्टम क्लासरूम में भी, रेस्टोरेंट मीटिंग्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है। और इन मतलब जहां पर भी आपको समझ लो स्मॉल एरिया और अच्छी क्वालिटी देनी है तो एफएम यूज करोगे, अदरवाइज आप जो है दूसरा भी यूज कर सकते हो, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखो हमारा, इसके बाद एक और कंसेप्ट है, एक एएम एफएम का आपको आई होप समझ आ गया। अब एक और कंसेप्ट है आपके जो सिलेबस में मेंशन है, दैट इज रेडियो वेव प्रोपगेशन में फेडिंग क्या होता है, ठीक है। फेडिंग ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, रेडियो वेव प्रोपगेशन में मेंशन। देखो आपको आपको जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में है, ठीक है। देखोगे तो ढूंढ के मिल जाएगा अगर सिलेबस आपने अच्छे से देखा होगा। तो फेडिंग कुछ नहीं है, जब भी हम रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं ना तो एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मतलब लॉस इन सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल की स्ट्रेंथ का कम हो जाना ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत सारे रीजंस की वजह से ये हो सकता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फेडिंग। जैसे हमारी रेडियो वेव जा रही है और रास्ते में बहुत सारे रीजन की वजह से रेडियो वेव की सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उसको बोलेंगे फेडिंग। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक होता है मल्टीपल फेडिंग। क्या होता है मल्टीपल फेडिंग? मल्टीपल फेडिंग कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल आपका सिग्नल जा रहा है तो रास्ते में बिल्डिंग्स है, वो टकरा के कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो दैट इज द केस ऑफ मल्टीपल फेडिंग। तो ऐसा याद करना, मल्टीपल फेडिंग क्या होता है? मल्टीपल फेडिंग होता है जैसे सिग्नल का रिफ्लेक्ट होना, जैसे ऑब्स्टैकल्स की वजह से, जैसे कोई बिल्डिंग होगी वगैरह, ठीक है। उसके बाद अब और भी बहुत तरह की फेडिंग होती है, जैसे एब्जॉर्प्शन फेडिंग। अब जब इस इधर से सिग्नल जा रहा है तो कुछ ना कुछ सिग्नल ये बिल्डिंग भी एब्जॉर्ब कर देगी, तो या कोई और ऑब्स्टैकल एब्जॉर्ब कर देगी, जैसे ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एब्जॉर्प्शन फेडिंग के अंदर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इंटरफेरेंस फेडिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस सिग्नल में, इंटरफेरेंस फेडिंग में क्या होता है कि इस सिग्नल में कोई और सिग्नल भी थोड़ा आपस में मिक्स हो सकता है, तो उसकी वजह से भी ये सिग्नल्स की स्ट्रेंथ कम हो सकती है, दैट इज नोन है इंटरफेरेंस फेडिंग। फिर कई बार वेदर फेडिंग होती है, मतलब जैसे बारिश है या कुछ ऐसा रीजन है तब भी जो है सिग्नल फेड हो जाता है, जैसे फॉग पड़ी हुई है, ह्यूमिडिटी है, इसको बोलते हैं वेदर फेडिंग। वेदर फेडिंग बोल दो, या इसको रेन फेडिंग भी बोलते हैं, तो ऐसी चीजों के रेन फेड भी बोलते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये बड़ा हैम्पर करता है, तो इस चीज को आप याद करो। फिर आइनोस्फेरिक फेडिंग भी होती है एक, जो आइनोस्फेयर में आपको पता, आइनोस्फेयर फेडिंग क्यों होगी? मैंने आपको जब आइनोस्फेयर की लेयर्स पढ़ाई थी मैंने आपको बोला था कि आइनोस्फेयर जो है स्टैटिक नहीं है, उसमें चेंज होता रहता है, कभी F1 F2 मिक्स हो जाते हैं, कभी ये, उसकी वजह से भी फेडिंग वाला फिनोमेना होता है, दैट इज नोन एज आइनोस्फेरिक फेडिंग। तो आई होप आपको फेडिंग समझ आ गया। फेडिंग क्या होता है कि आपका जो रेडियो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ का वीक होना मल्टीपल रीजन की वजह से, चाहे वो बिल्डिंग से टकरा के आगे पीछे जाए, मल्टीपल फेडिंग, चाहे बिल्डिंग ट्रीज एब्जॉर्ब कर ले, चाहे इंटरफेरेंस हो रही है, चाहे बारिश वारिश हो रही है, वेदर फेडिंग या आइनोस्फेरिक फेडिंग, तो ये हमारी डिफरेंट तरह की फेडिंग्स हो सकती है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब जो फेडिंग है उसको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक है लार्ज स्केल फेडिंग, ठीक है, लार्ज स्केल फेडिंग, एक होती है हमारी स्मॉल स्केल फेडिंग, ठीक है, नाम से ही पता चला, एक होता है लार्ज स्केल फेडिंग, एक होती है स्मॉल स्केल फेडिंग। अब बताओ लार्ज स्केल फेडिंग क्या होगी? सिंपल है, लार्ज स्केल फेडिंग ये है कि
जब लंबे समय में, जब लंबे डिस्टेंस तक अगर सिग्नल जा रहा है तो रास्ते में वो जो है फेड हो जाता है, कम हो जाता है, उसको बोलते हैं लार्ज स्केल फेडिंग। ये तो जनरल है, ये तो होगा ही होगा। स्मॉल स्केल फेडिंग पता क्या होता है? ये इस वजह से नहीं हो रहा है कि सिग्नल दूर जा रहा है और फेड हो रहा है, नहीं, ये जैसे बिल्डिंग आ गई आगे में तो मल्टीपल हो गया, ये डॉपलर इफेक्ट हो गया, इनकी वजह से, मतलब रैंडमली चीजों की वजह से अगर हो रहा है, दैट इज नोन एज स्मॉल स्केल फेडिंग। और अगर दूर डिस्टेंस जाने की वजह से हो रहा है, दैट इज नोन एज लॉन्ग डिस्टेंस फेडिंग। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो फेडिंग भी समझ आ गया, AF IF RF हो गया, फेडिंग हो गया। उसके बाद हमने एक और टॉपिक कवर कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ AM और FM, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखो, देखो एक बात और बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन, इनमें डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अच्छा है। देखो होता क्या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, कैरियर जो सिग्नल होगा ना उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, तो कैरियर सिग्नल की इस केस में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और उसका फेस चेंज होगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरा, अगर लेकिन यहाँ पे नॉइस क्वालिटी कम होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, नॉइस क्वालिटी उससे अच्छी होती है इसकी, नॉइस क्वालिटी थोड़ी, नॉइस मतलब कम, नॉइस ज्यादा होता है, क्वालिटी सिग्नल की कम होती है, यहाँ पर क्वालिटी कम होती है एम्पलीट्यूड में, इसकी थोड़ी क्वालिटी अच्छी होती है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये चीज आपने याद रखनी। बट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ कम चाहिए होती है। बैंडविड्थ इज व्हाट? बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसीज, ऑलरेडी बता चुका हूं, बट आपने जस्ट अब गूगल में सर्च करके देखना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज कौन सी होती है, उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी टीवी सिग्नल की कितनी होती है, मोबाइल की कितनी होती है, ये 3-4 चीजों की देख लेना, ठीक है। तो बैंडविड्थ जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो बैंडविड्थ होती है वो कम होती है, बट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ बहुत ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। मतलब FM की, मतलब इसमें भी ज्यादा चाहिए होती है, बट इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ बहुत ज्यादा चाहिए होती है। और पावर कंजम्पशन की बात करें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पावर जो है ज्यादा नीडेड होती है, बट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में पावर थोड़ी कम नीडेड होती है। बट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सस्ता होता है और इजियर पड़ता है, और ये थोड़ा महंगा पड़ता है। भाई क्वालिटी जहां पर है तो वो महंगा ही पड़ेगा, ये चीज आप अपने दिमाग में फिक्स कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस इज क्लियर। सो यहां तक आपको क्लियर है, हमने देख लिया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक जो है वो रहता था, जो हमने नहीं पढ़ता, हमने मॉड्यूलेशन पढ़ लिया था सर, बट सर आपने जब मॉड्यूलेशन पढ़ाया, मॉड्यूलेशन के साथ सर आपने डी मॉड्यूलेशन नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा होगा डी मॉड्यूलेशन नहीं, तो बट 10 बार तो मैं डी मॉड्यूलेशन बोल चुका हूं, तो डी मॉड्यूलेशन आपका हो चुका है। डी मॉड्यूलेशन कुछ नहीं होता है कि जो आपका, मान लेते हैं उधर से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मतलब आपने क्या किया था, ट्रांसमीटर में आपने क्या किया था, ट्रांसमीटर में आपने एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, जैसे साउंड वेव, उसको कैरियर सिग्नल के ऊपर बिठा दिया था, ठीक है। अब वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जा रहा है, अब रिसीविंग एंटीना में इस कैरियर सिग्नल में से आपको अपना ओरिजिनल सिग्नल तो उठाना है ना, इस ओरिजिनल सिग्नल जो आपको चाहिए उसको वापस उठाना इस जगह पे रिसीवर एंड में, तो वो क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन कहां पर होती है, रिसीवर एंड में होती है, ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। छोटी सी डायग्राम बना के बताता हूं। जैसे ये आपका रिसीविंग एंटीना है, जिसने रिसीव करा है, रिसीविंग एंटीना, ठीक है, जो सिग्नल को रिसीव करेगा, ठीक है। आपका मान लेते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कोई भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड भी हो सकता है, बट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल लेके मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले ये किस में से जाएगा, ये जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में। किस में जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में, ठीक है। मतलब यहाँ पर जैसे सुप्रो हेटेरोडाइन वगैरह यूज किए जाते हैं, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में। किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर जाके आगे जो है ये डीमॉड्यूलेटर या डिटेक्टर में जाएगा, वहां से जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है वो हम उठा लेंगे, ओरिजिनल सिग्नल को हम एम्पलीफायर में भेजेंगे, वो एम्पलीफाई हो जाएगा, और आगे अगर आपने स्पीकर लगाया हुआ है तो स्पीकर से वो हमें आवाज सुनाई देगी, ठीक है। मान लेते हैं ये साउंड सिग्नल था, तो कुछ नहीं हुआ, आपने डीमॉड्यूलेशन में क्या किया, आपके रिसीविंग एंटीना ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल को रिसीव करा, उसको हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर से पास करवाया एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में, सुपर हेटेरोडाइन की हेल्प से। मान लेते हैं ज्यादातर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अगर हमें इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना हो तो हम सुपर हेटेरोडाइन का यूज करते हैं रिसीवर का, तो उसने इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करा। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के बाद वो डिटेक्टर में भेजा गया, उस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में से ओरिजिनल को उठाया गया और एम्पलीफायर में भेज के उसको थोड़ा एम्पलीफाई किया गया और हमारे स्पीकर तक वो आवाज पहुंची, ठीक है।
और एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किसको यूज करते हैं ज्यादातर एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को डीमॉड्यूलेट करने के लिए, तो डायोड को। किसको यूज करते हैं? डायोड को। ठीक है, डायोड को, ये वर्ड याद कर लेना। डायोड को हम यूज करते हैं ज्यादातर अगर हमें एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को क्या करना हो, डीमॉड्यूलेट करना हो, क्योंकि डायोड जो है वो रेक्टिफायर की तरह काम करता है। रेक्टिफायर की वजह से जो ओरिजिनल है चीज वो हमें मिल जाती है, बाकी वाली निकल जाती है, तो डायोड को हम ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, बाकी इन डेप्थ इसकी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, दिस इज क्लियर। सो आपको ये समझ आ गया डिमॉड्यूलेशन। तो डिमॉड्यूलेशन में कुछ भी नहीं था, डिमॉड्यूलेशन में यही था कि हमारा जो सिग्नल है, डिमॉड्यूलेशन में क्या था कि हमारा जो सिग्नल है, जो मान लेते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, वो जो रिसीविंग एंटीना में पहुंचा, रिसीविंग एंटीना ने उसे रिसीव करा, बट वो हाई फ्रीक्वेंसी में था, उसको हमने इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, मान लो विद द हेल्प ऑफ सुपर हेटेरोडाइन, फिर डिटेक्टर के थ्रू हमने उसको डिटेक्ट किया, फिर एम्पलीफायर में जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था उसको थोड़ा बढ़ाया, उसकी साउंड को बढ़ाया, और फिर स्पीकर के थ्रू वो हमें सुनाई देगा। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आपका सिलेबस में मेंशन है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, और फेस मॉड्यूलेशन क्या होता है। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल टॉपिक है, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब इस केस में क्या था, एक आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था जिसको आपने आगे भेजना था, एक आपका कैरियर सिग्नल था जो इसको उठा के ले जाएगा। तो कैरियर सिग्नल था वो हाई फ्रीक्वेंसी में था, और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वाला जो था लो फ्रीक्वेंसी। सर अब बार बार एक ही चीज रिपीट करें, क्यों रिपीट करें? क्योंकि इसका इसके साथ लेना देना है, किसके साथ? जो मैं अपना टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे, पीएएम, पीडब्ल्यूएम और पीपीएम। पहले तो इन सब की फुल फॉर्म रट लेना, ये ना हो कि आपको फुल फॉर्म ही पेपर में पूछ लो और वही ना आती हो, इतना पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो पीएम, पीडब्ल्यूएम और पीपीएम ये मुझे पढ़ाना है, और ये इनके साथ रिलेटेड है, कुछ नहीं है। मान लेते हैं आप वहां पर जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था उसको आप कैरियर सिग्नल के ऊपर रख के भेज रहे थे। कैरियर सिग्नल जो था ये कॉन्टिन्यूस है, सामने दिख रहा है ना, ये कॉन्टिन्यूस है कैरियर सिग्नल। बट अगर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए कि जो हमारा कैरियर सिग्नल है जो इसको उठा के लेके जाएगा, वो इस कॉन्टिन्यूस ना होने की बजाय पल्स की फॉर्म में हो जाए। देखो पल्स क्या होता है, जैसे आपने वो देखा होगा ना, हॉस्पिटल में बीट चलती है, ये पल्स, एक तो होता है रेगुलर बीट चलती है, एक पल्सेस की फॉर्म में आती है, ये होते हैं पल्सेस। और अगर सपोज करो इस कैरियर सिग्नल पल्स की फॉर्म में है, और आप, ये एनालॉग में ही हो रहा है अभी, अगर आपका कैरियर सिग्नल पल्स में है और आपने अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को भेजना है विद द हेल्प ऑफ दिस पल्स कैरियर सिग्नल, तो वो बेसिकली आ जाएंगे ये तीन केसेस। पल्स कैरियर सिग्नल की हेल्प से भेजना है तो उसमें ये तीन केसेस आ जाते हैं, पल्स एम्पलीट्यूड वाला, विड्थ वाला और पोजीशन वाला। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब धीरे धीरे मैं इनको एक एक करके पढ़ा दूंगा, बट आपको पहले समझना है कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट कुछ नहीं है, वो जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड और फेस मॉड्यूलेट किया था उसमें हमने अपना कैरियर सिग्नल कॉन्टिन्यूस लिया था। क्या लिया था? कॉन्टिन्यूस। सामने दिख रहा है ना यार, कॉन्टिन्यूस है। और यहां पर हम जो अपना कैरियर सिग्नल ले रहे हैं वो पल्स्ड फॉर्म में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं? पल्सेस की फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये ही बेसिकली मेन डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, दिस इज क्लियर। सो आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। तो सबसे पहले हम पल्स पीएम को डिस्कस करते हैं। पीएम स्टैंड फॉर, पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, सेम आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरह है, कोई फर्क नहीं है, सेम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरह है। ठीक है, मॉड्यूलेशन मतलब इस केस में क्या होगा, जब आप मॉड्यूलेशन करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल था, ये मेरा पल्स कैरियर था, अगर मैं पल्स एम्पलीट्यूड में कर रहा हूं तो कुछ नहीं होगा, इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर जाएगा। जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा ना उसमें एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करेगा, कोई ये ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा। देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। समझ आ गया? कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मतलब ये समझ लो जैसे आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पहले पढ़ा था उसी की तरह है, उसमें कोई फर्क नहीं है। बट जैसे उसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं वैसे इसको भी लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे उसमें नॉइस का इशू रहता है वैसे इसमें भी नॉइस का इशू रहेगा। बट यहाँ पर हमने कैरियर सिग्नल एज अ पल्सेस यूज किया है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब सेकंड देखो, ये हो गया पल्स एम्पलीट्यूड वाला। अब दूसरा पीडब्ल्यूएम, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। क्या? पीडब्ल्यूएम स्टैंड्स फॉर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या होता है? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो विड्थ है ना पल्सेस की, वो वेरी होती है एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका कैरियर सिग्नल था, देख लो ये आपका कैरियर सिग्नल, ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, इसको आपने कैरियर सिग्नल के ऊपर रखा। अब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में पता क्या होगा, आपकी पल्स की विड्थ चेंज हो जाएगी। मतलब मान लो किसी में इतनी विड्थ है, ठीक है, किसी में इतनी विड्थ है,
किसी में इतनी सी विड्थ है, देखो ना इसकी चौड़ाई में चेंज आ रहा है ना, किसी में इतनी विड्थ है, दैट इज नोन है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। लेकिन एम्पलीट्यूड सबका सेम रह रहा है, जैसे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा था ना, यहाँ पर एम्पलीट्यूड वेरी नहीं हो रहा, यहाँ पर विड्थ वेरी हो रही है। ये इसको मान लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तरह। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन किसकी तरह होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तरह होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। बस फर्क यही है कि यहाँ पर जो कैरियर सिग्नल है वो हमारा पल्स कैरियर सिग्नल है, ना कि हमारा दूसरा कैरियर सिग्नल है। ठीक है, दिस इज क्लियर, ये भी आपको समझ आ गया। अब तीसरा हमारा आ गया पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, क्या? पीपीएम। ठीक है, पीपीएम। पीपीएम स्टैंड्स फॉर पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ठीक है, तीसरा हमारा कौन सा केस है? पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में कुछ नहीं होता है। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में कोई सिग्नल है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने वहां पर नहीं पढ़ा था, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका जो है, मान लेते हैं ये आपका वो सिग्नल था जो आपका कैरियर सिग्नल है पल्स वाला। अब इसकी पोजीशन चेंज हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ पर होना चाहिए बट यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पे पोजीशन वेरी हो रही है। ठीक है, और ये यहाँ पर आ गया, तो पोजीशन चेंजिंग वाला हो गया, दैट इज नोन है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ठीक है, इतना आप याद करोगे, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज क्लियर। तो आपको मैंने तीनों पढ़ा दिए। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, देखो यार कोई ऐसे ना मतलब घबराने वाली बात तो इसमें है नहीं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया पल्स एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसमें एम्पलीट्यूड वेरी करता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंसेस के फॉर्म में पढ़ा देता हूँ यार, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर एम्पलीट्यूड वेरी होगा, किसका वेरी होगा? कैरियर सिग्नल का। इस केस में कैरियर सिग्नल क्या है? इस केस में कैरियर सिग्नल आपकी पल्स वेव है। यहाँ पे विड्थ वेरी होगी और यहाँ पे पोजीशन वेरी होगी। ठीक है, पोजीशन वेरी होगी। अब इसमें नॉइस की प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी, तो मतलब इसकी इम्यूनिटी जो है नॉइस के अगेंस्ट इसकी इम्यूनिटी लेस है। ठीक है, इसकी लेस है, इन दोनों की हाई होती है। इम्यूनिटी अगेंस्ट नॉइस इसकी भी हाई होती है, इसकी भी हाई होती है, मतलब नॉइस प्रॉब्लम इसमें ज्यादा होगी, इन दोनों में कम होगी। इतना आपको समझ आ गया। और अगर पूछे सिग्नल टू नॉइस रेशो, सिग्नल टू नॉइस रेशो बताओ, इसमें कम ही तो होगा। सिग्नल टू नॉइस रेशियो इसमें कम ही होगी, इसमें नॉइस की प्रॉब्लम है। इसमें हाई होगी, सिग्नल टू नॉइस रेशियो इसमें हाई होगी, और इसमें वेरी हाई मान लो। पल्स पोजीशन वाले में बहुत ज्यादा सिग्नल टू नॉइस रेशियो थे, पल्स पोजीशन वाला अच्छा होता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब यहां पर एक चीज वो एग्जाम में पूछता है, इसमें बैंड विड्थ पे डिपेंडेंसी किसकी है? बैंड विड्थ पे डिपेंडेंसी क्या है? बैंड विड्थ पे डिपेंडेंसी। ठीक है, बैंड विड्थ, ये रट लेना यार, बैंड विड्थ डिपेंडेंसी, ये पूछ सकता है बैंड विड्थ डिपेंडेंसी क्या है। देखो इसमें पल्स एम्पलीट्यूड वाले में डिपेंडेंसी पल्स की विड्थ में है, ऑन पल्स विड्थ, पल्स की विड्थ में है। किस वाले में? पल्स एम्पलीट्यूड वाले में। पल्स एम्पलीट्यूड में बैंड विड्थ की डिपेंडेंसी पल्स की विड्थ में है। दूसरे वाले में जो है ऑन राइज टाइम ऑफ पल्सेस, मतलब पल्सेस किस टाइम पे राइज हो रही है। और तीसरे में भी ऑन राइज टाइम ऑफ पल्सेस, ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा ना, टाइप ऑफ पल्सेस की तरह। ठीक है, तो मतलब ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा। मतलब देखो कुछ नहीं है, आपको मैंने बता दिया कि बैंड विड्थ की डिपेंडेंसी किस में है। इसमें जो है बैंड विड्थ की डिपेंडेंसी पल्स की विड्थ में, किस वाले में? पल्स एम्पलीट्यूड वाले में। इसमें ऑन द राइज टाइम ऑफ पल्सेस कब राइज हो रही हैं, वो जो पल्सेस हैं कैरी से वो कब राइज हो, और यहाँ पर भी राइज टाइम ऑफ पल्सेस में। ठीक है, जस्ट समझ लो कि आपका जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है ना, वो सिमिलर है टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है वो सिमिलर है टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और आपका तीसरा जो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन है वो समझ लो आपका तीसरा कौन सा था? पीएम, पल्स मॉड्यूलेशन की तरह है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तीनों ही मैंने आपको पढ़ा दिए। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हमने क्या पढ़ा सर? हमें कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, वापस बता देता हूँ। एक बार लास्ट बार रिवाइज करवा रहा हूँ। तीन हमने पढ़ने थे, एक पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ और पल्स पोजीशन। मैंने आपको ये बताया कि जब आप फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे थे, आपका कैरियर सिग्नल जो था वो कॉन्टिन्यूस था। यहाँ पर कैरियर सिग्नल पल्सेस की फॉर्म में होगा। अगर कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर उसकी विड्थ चेंज हो रही है, जैसे ये करके बताई थी, उसको हम बोलेंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये वाली। और अगर सपोज करो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे पल्स पोजीशन। इसमें एम्पलीट्यूड के चेंज होता है, इसमें विड्थ चेंज होती है, इसमें पोजीशन। इम्यूनिटी इसकी कम है, इन दोनों की ज्यादा है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो इसमें कम है, इसकी हाई है और इसकी बहुत हाई है। ठीक है, इसमें लो जो है, ये पता नहीं क्या बताया, इसमें लो होगा, इसमें हाई होगा।
अब देखो यहाँ वही है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो लो है और हाई है। बैंड विड्थ डिपेंडेंसी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, पल्स की विड्थ में, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, यहाँ पे राइज टाइम ऑफ पल्सेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये लाइक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और ये तीसरा आपका उस मॉड्यूलेशन की तरह है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक टॉपिक है, अब बहुत टाइम तो हो गया बट एक टॉपिक और करना है ताकि हमें थोड़ा ऐसे क्लियर हो जाए, ये ना हो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ना बीच बीच से बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं, अब मुझे देखना है कि कौन कौन से जैसे इलेक्ट्रॉन ई गवर्नेंस वाला कंपोनेंट पूरा हो गया। रेडियो कम्युनिकेशन जो टॉप वाला था ना स्टार्टिंग में, रेडियो कम्युनिकेशन वो आपका पहला वाला जो पहले वाला टॉपिक था सिलेबस में वो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, उसमें से इतना ही चीजें आपने अच्छे से पढ़ी। अब जो टेलीविजन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो कंपोनेंट है ना, उसमें से हमने काफी चीजें कवर कर ली हुई हैं, बट काफी जैसे डिजिटल मॉड्यूलेशन वाला कंपोनेंट रहता है तो वो आप ट्राई करेंगे, उस पर फोकस करें। और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो कंपोनेंट है उसमें आई थिंक आपका जनरेटर वगैरह रहता है और मोटर्स वगैरह रहती हैं, बाकी ऑलमोस्ट वहां से मैं कवर करवा चुका हूं। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लो। देखो इट्स नॉट पॉसिबल कि इतना बड़ा वास्ट सिलेबस 7-8 दिनों में कवर किया, 7 भी नहीं 6 दिन मिले थे मुझे, 6 भी नहीं शायद 5 दिन मिले थे, तो 5-6 दिनों में कवर करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको 70% 80% तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा विद एमसीक्यू। तो एमसीक्यू का एक सेशन कल आया था, आई विल ट्राई कि आज रात को भी एक सेशन आएगा, ठीक है, उसके लिए भी रेडी रहना। और इन लेक्चर्स को साथ साथ कवर करो, अगर मतलब आपको कवर करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, बनाने में टाइम लगता है। नेक्स्ट देखो, आज एक और चीज बता देता हूं, वैसे ये चीज हो चुकी है लेकिन आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर, ठीक है, रिसीवर मतलब मान लो आपकी यही है सुपर हिट्रोडाइन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम रिसीवर। मतलब आपका अगर इसका सिंपल काम क्या एग्जाम में पूछे, अगर आपका जो इनपुट रेडियो सिग्नल है, क्या है, इनपुट रेडियो सिग्नल जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला है, उसको अगर आपको स्टीडी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इस वर्ड को याद कर लेना, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, इस चीज के लिए आप सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर का यूज करोगे। आज के टाइम में सुपर हिट्रोडाइन, इसको सुपर हेट भी कहते हैं, ये भी याद करो, एग्जाम में सुपर हेट पूछे तो सुपर हिट्रोडाइन ही है, ये भी याद कर लो, ठीक है। तो अगर आपके आज पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर में मोस्ट फेमस आज के टाइम में कौन सा है, तो वो सुपर हिट्रोडाइन टाइप रिसीवर ही है। और ये क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज को जो है उसको किसमें, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। इससे क्या होता है, देखो अगर हम इसको पहली बात, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होगा ना उसमें अनवांटेड चीजें होंगी तो उससे रिमूव हो जाएगा। और दूसरा, इसमें हमें हाई गेन मिलता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में, और सिग्नल का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहता है। मतलब आपका देखो ना यार, अगर आपको एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्यूनिंग करना है तो आपको तो बड़ी मुश्किल आएगी, ठीक है, अपने घरों में। तो बेसिकली होता क्या है कि आपका पहले एक हाई फ्रीक्वेंसी को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में किया जाता है, फिर सबको भेजा जाता है, तो वो इजी हो जाता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में ट्यूनिंग करना, और हाई फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, इसकी डायग्राम तो बहुत बड़ी है, अगर आपको बताना है मुझे इसका जो सर्किट है वो बहुत बड़ा है, उससे नहीं समझना। इसमें सबसे पहले आपको क्या लगा होगा, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड, बहुत सारी चीजें लगी, मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं। सबसे पहले आपके रिसीविंग एंटीना ने रिसीव करा तो वहां पर एक लगा होगा पहले ब्लॉक में ही रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर, ठीक है, जैसे फेरिट की रॉड लगी हो सकती है, एंटीना कॉइल वगैरह लगा होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली ऐसा कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी है ना कैरियर की, उसके साथ ये ट्यून इन करके उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को उठा लेता है, ठीक है, उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को उठा लेता है और उसको फिल्टर कर देता है। इसका काम है रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर। फिल्टर का कुछ नहीं यार, बाहर से हजारों कैरियर फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, उसमें से जो आपको चाहिए उसको उठाना इस फिल्टर, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को फिल्टरिंग का काम करता है। फिर दूसरे ब्लॉक में अब ये जो फिल्टर वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी आ गई, अब इसको हम भेजेंगे जो आपका मेन है हिट्रोडाइन लोकल ऑसिलेटर। इसको ध्यान से समझना, यही समझने वाली चीज है, हिट्रोडाइन लोकल ऑसिलेटर में इसको भेजेंगे, ठीक है, ये सेकंड ब्लॉक होता है, इसको लोकल ऑसिलेटर ब्लॉक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लोकल ऑसिलेटर, ये वर्ड याद कर लेना, लोकल ऑसिलेटर इंपॉर्टेंट है हिट्रोडाइन के केस में। तो लोकल ऑसिलेटर में इसको भेजते हैं। अब लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट की जाती है, ध्यान से सुना, इस लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट की जाती है कि अगर मैं जो मेरी रेडियो फ्रीक्वेंसी आई बाहर से, हाई फ्रीक्वेंसी है ना ये, और ये जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और लोकल ऑसिलेटर की
फ्रीक्वेंसी हमने इस तरह से सेट करनी है ताकि इन दोनों का जो डिफरेंस आए वो आए किसके बराबर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मान लो 450 550 किलो हर्ट्ज इसके बीच में आ जाए, 455 450 किलो हर्ट्ज के बीच में आ जाए, ये बन गई आपकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। भाई ये तो बहुत होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा होती है, गीगा हर्ट्ज तक हो सकते हैं। इसको हमने लोकल ऑसिलेटर के साथ ऐसे कनेक्ट करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐसे सेट करना है ताकि इन दोनों का डिफरेंस, हम इन दोनों का डिफरेंस सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारी क्या निकल जाएगी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा ब्लॉक जो होता है वो होता है हमारा मिक्सर। क्या होता है तीसरा ब्लॉक, मिक्सर। अब जो हम क्या होगा, जो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी थी और जो लोकल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी थी उसको हम मिक्सर में भेजेंगे। मिक्सर की वजह से क्या होगा, हमारी जो है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी, और उस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को हम अब धीरे धीरे आगे क्या करेंगे, मिक्स होने के बाद, देखो ये दोनों सेम ही काम करते हैं। हेटेरोडाइन लोकल ऑसिलेटर क्या करता है कि लोकल ऑसिलेटर मतलब ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी देता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से उसका डिफरेंस ले तो वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है। अब मिक्स ये दोनों कहां पर होती है, मिक्सर में होती है। मिक्स होने के बाद अब हमारी बन गई इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। अब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को हम फिल्टर करेंगे, जो हमें चाहिए वो लेंगे। इसमें 1 2 3 फिल्टर लगे होते हैं, उसमें से हम अपनी चॉइस के उठा लेते हैं और उसमें से हम ओरिजिनल सिग्नल निकाल के, मतलब जिसको बोलते हैं डिटेक्टर के थ्रू ओरिजिनल सिग्नल जो हम निकाल लेते हैं और उसको स्पीकर में भेज देते हैं। मान लेते हैं अगर हमारा साउंड सिग्नल है तो वो हमें सुनाई दे जाएगा। ठीक है, ये आपका सुपर हेटेरोडाइन काम करता है। सर हमें कुछ समझ नहीं आया सुपर हेटेरोडाइन, भाई है भी नहीं कुछ इसमें, सिंपल है ये। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर को सुपर हेड, अभी मैं सिंपल बोल रहा हूं, अगर ये कोई पीएचडी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा हो देख रहा हो तो वो तो बोले कि मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है। बट हमारे एग्जाम के लिए सिंपली इसको समझना इज इंपॉर्टेंट। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का काम क्या, एक रिसीवर है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आ रही है उसको रिसीव करने का काम ये करेगा। कैसे करेगा, इसमें है क्या होगा, सबसे पहले इसमें आरएफ फिल्टर लगे होंगे, जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उसमें से अपनी चॉइस वाली जो चाहिए वो वाली फ्रीक्वेंसी उठा लेंगे। फिर हमारा एक हेटेरोडाइन लोकल ऑसिलेटर होता है। क्या है ये, कुछ नहीं है, ये एक तरह की फ्रीक्वेंसी है, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है। अब ये लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से सेट करेंगे ताकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के इक्वल आए, मतलब 450 460 किलो, क्योंकि इस पे काम करना इजी हो। आप देख भी सकते हो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, देख के जाना, कुछ अपने एंड पे भी मेहनत करो। जो जो टॉपिक मैंने बोला, जैसे मैंने आपको बोला ना इंपॉर्टेंट चीजों की बैंडविड्थ देख के जाना, तो एग्जाम में पूछेगा फिर आप मुझे ब्लेम नहीं करोगे। और दूसरा ये देख के जाना इसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों हमने इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। तो आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी में से लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को माइनस करोगे अगर, तो एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना चाहिए, इसलिए आपने एक लोकल ऑसिलेटर ले लिया जिसको बोलते हैं हेटेरोडाइन लोकल ऑसिलेटर। अब आपने मिक्सर में मिक्स कर दिया, जब आपने मिक्सर में इसको मिक्स कर दिया तो उसमें से आपने इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी निकल गई। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को फिल्टर के थ्रू जो चाहिए वो ले लो और ओरिजिनल को भेज दो, स्पीकर में आपको साउंड सुनाई दे जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट योर सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। तो सर आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले पढ़ा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में हमने पढ़ा, इसका क्या है। ठीक है, सो नहीं, सबसे पहले हमने ऑडियो फ्रीक्वेंसी, इतना टॉपिक्स पढ़ाता हूं खुद ही कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं। ऑडियो फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी, इन तीनों के बीच में डिफरेंस। आजकल 3-4 दिनों से ना मैं रात को सोता हूं ना तो मेरे दिमाग में यही इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मैंने काफी टाइम से ये छोड़ा हुआ था सब कुछ, मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है, आईएफ आरएफ क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी के तुम्हारे कंसेप्ट चल रहे होंगे। तुम्हारा एग्जाम हो तो मैं भी इन चीजों से फ्री हो रहा हूँ। ऑडियो फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये इन चीजों के बारे में हमने सबसे पहले डिस्कस किया। फिर हमने थोड़ा देखा डीमॉड्यूलेशन का कंसेप्ट देखा, डीमॉड्यूलेशन को समझा। फिर मैंने आपको फेडिंग के बारे में भी पढ़ाया कि फेडिंग वगैरह क्या होती है, उसके बारे में अच्छी चीजें देखी। फिर हमने एप्लीकेशन देखी, सबसे इंपॉर्टेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की एप्लीकेशन देखी, क्या क्या कहाँ कहाँ यूज होती है। उसके बाद एप्लीकेशन देखने के बाद फिर हमने डीमॉड्यूलेशन को कवर किया था। डीमॉड्यूलेशन के बाद हमने अभी जो है सुपर हेटेरोडाइन को कवर किया। उसके पहले हमने पल्स एम्पलीट्यूड जो है मॉड्यूलेशन है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन है, या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है, उसको कवर किया और क्या क्या डिफरेंसेस है उनको भी देखा। और ये सुपर हेटेरोडाइन के साथ हमने टॉपिक को कंप्लीट किया। तो आज हमने काफी टॉपिक्स कवर कर लिए। और देखो अब जो आने वाले दिन है उनमें टॉपिक्स में इसी तरह से पढ़ाऊंगा, जो जो टॉपिक है उसका क्रक्स मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आज थर्सडे आई थिंक, तो मुझे लगता है इसके बाद 2 ही दिन बचते हैं। तो जितना होगा फ्राइडे और सैटरडे मॉर्निंग तक का एक मैं लेक्चर डालूंगा, बट सैटरडे दिन के टाइम एक एमसीक्यू या शाम के टाइम एमसीक्यू सेशन, और रात में आपको एक बता दूंगा जस्ट कि एक ओवरव्यू किस तरह से आपने एग्जाम में इन चीजों को करना है। तो जितना होगा मेरे एंड पे मैं करूंगा, आपके एंड पे है कि आपको जो जो मैंने कंपोनेंट दिए थे शायद आपने कवर कर लिए होंगे। ठीक है, तो अगर नहीं किया तो अभी भी कर लो, 2-3 दिन बचते हैं। बाद में ये नहीं आना चाहिए कि इसमें से ये रह गया और वो रह गया, ये दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। बाकी अगर ये आपको इनिशिएटिव और मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, हमारी टीम मेंबर्स का जो ये ज्वाइंटली इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को एक तो
तो सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी करो दूसरों के साथ, क्योंकि सिर्फ ये एग्जाम नहीं, हम JKSSB हर एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह करवाते हैं और जितने भी जम्मू कश्मीर में एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।